यस। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था ऑलरेडी कि किस तरह से जो वेव्स है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब इंटर करते हैं तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, बराबर। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम बट द वेवलेंथ just gets increased and at the same time velocity also gets increased। तो ये हमने देखा था। और जब एक ही मीडियम के अंदर बहुत सारे वेव्स जब पैदा होते हैं, if suppose number of waves are produced in the same medium, then we see that the frequency changes. Frequency is different for different waves and wavelength is also different, but the velocity remains the same. So that means velocity is controlled by the medium and the frequency is actually governed by the source। ओके, तो सोर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है और मीडियम जो है वो वेलोसिटी डिसाइड करता है। तो ये बातें हैं। तो इसकी वजह से हम जब दो अलग अलग वेव्स एक ही मीडियम में जब प्रोड्यूस होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? n lambda is going to be constant, so because of that we can get that n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2, करेक्ट है। और जब एक ही वेव अगर दो अलग अलग मीडियम के अंदर अगर ट्रेवल करता है तो ऐसे केस में हमको ये फॉर्मूला मिलता है v1 upon v2 is equal to lambda 1 upon lambda 2 because the frequency remains the same in this case। Okay, so let us move further and discuss about the velocity of sound in air। अब जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला है, अभी बेसिक फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर के लिए, तो ये बात याद रखो ठीक से। वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ वेव्स इन एनी टाइप ऑफ मीडियम इज गिवन बाय द फॉर्मूला रूट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी। remember this is the basic formula which is developed for all media। okay, कि कोई भी मीडियम हो कोई भी वेव हो, all media all type of waves will have this equation, but especially for mechanical waves which are produced in the uh, stretched string or any metal के अंदर जो waves पैदा होते हैं, ठीक है, या सॉलिड्स यू कैन से, सॉलिड्स के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव्स जो पैदा होते हैं, ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव्स, तो उनका वेलोसिटी निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ऑफ। अब यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इलास्टिसिटी के अंदर या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर। इलास्टिक कांस्टेंट्स इज ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज द यंग्स मॉडुलस, करेक्ट है। दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, राइट। और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज डिनोटेड बाय ईटा। सो इसमें से यंग्स मॉडुलस हमको सिलेक्ट करना पड़ता है जब हम सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल करने वाले ट्रांसवर्स वेव्स का स्पीड निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे y अपॉन डेंसिटी रो आ जाएगा। ओके, एंड इवन अगर सपोज स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवल करने वाले जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं तो उनका स्पीड अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यही जो है, ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवल करने वाले जो वेव्स होते हैं उनका स्पीड निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ऑफ t अपॉन म्यू। हियर t स्टैंड्स फॉर द टेंशन, रिमेंबर टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए तो उसको हम बोलते हैं टेंशन। और यहाँ पे म्यू जो है उसको हम बोल सकते हैं इट इज गोइंग टू बी द लीनियर डेंसिटी, रिमेंबर लीनियर डेंसिटी। or we can also call it as a mass per unit length which can be obtained to be simply mass upon length of a string। कोई भी स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ जो होता है वो म्यू यहाँ पे डाला जाता है और टेंशन जो इसके अंदर है तो वो यहाँ पे डाला जाता है ऊपर न्यूमरेटर में। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला डेवलप्ड फॉर द finding the velocity of a transverse waves which are formed on stretched string like this or wire। okay, string हो या wire हो एक ही बात है, no problem। so velocity will be obtained like this by using this formula। okay, तीसरा हम देखते हैं इसका ये एक मॉडिफिकेशन जो कि अभी सपोज सॉलिड के अंदर, ठीक है, अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स अगर फॉर्म हो रहे हैं, देखो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जो है वो अगर फॉर्म होते हैं सॉलिड्स के अंदर तो उनका जो वेलोसिटी है वो निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे जो ऊपर में जो E था, ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इस इलास्टिक कांस्टेंट के बदले हमको क्या करना पड़ता है,
ये के यूज करना पड़ता है, जिसको हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं. सो हियर वी कैन सिलेक्ट दिस बल्क मॉडुलस टू बी रिप्लेस्ड हियर फॉर द वेलोसिटी ऑफ solids, velocity of longitudinal waves produced in solids or even liquids also. Okay, liquids के अंदर भी जो प्रोड्यूस होने वाले वेव्स है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है स्पेशली, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का स्पीड निकालने के लिए बल्क मॉडुलस यूज करना पड़ता है. याद रखो ये के मतलब क्या है यहाँ पे, it is called as the bulk modulus, which is the modulus of volume elasticity. Okay, and this rho is obviously is going to be the density. तो ये जो रो है वो डेंसिटी बनता है, तो ये बात याद रखो ठीक से. बट नाउ whenever we talk about the gas, तो अभी गैस के बारे में अगर देखा जाए तो बल्क मॉडुलस जो है वो दो टाइप का होता है. बल्क मॉडुलस ऑफ गैस इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, ये जो है बल्क मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस एट आइसोथर्मल कंडीशन. ओके, और दूसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबेटिक कंडीशन. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखो ठीक से, कि आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब यह होता है कि टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. रिमेंबर, so far as the temperature remains constant, the bulk modulus will be called as the isothermal bulk modulus. Remember, अभी ये isothermal bulk modulus और adiabatic bulk modulus, ये दोनों चीजें जो है वो हमको अंडरस्टैंड करनी है, और ये समझना है कि isothermal bulk modulus जो है किसी भी गैस का, वो हमेशा प्रेशर के बराबर होता है, उसके प्रेशर के बराबर हुआ करता है. और जो एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस होता है तो वो हमेशा उसके गैमा टाइम्स प्रेशर के बराबर हुआ करता है. गैमा मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट. तो ये एक वेल डेवलप्ड फैक्ट है और वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है जो हमको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज P and adiabatic bulk modulus of any gas is always equal to gamma times P. And we can even prove this just by using simple logic, which we will do it in the another slide, so that not to mix with this one here. So actually this is a part of mechanical properties of solids. ठीक है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर आता है और इवन थर्मल एक्सपेंशन के अंदर भी आता है. तो वो एक्चुअली ये जो टॉपिक है अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो तो थोड़ा सा तुमको हेवी जा सकता है. ठीक है ना, थोड़ा समझने के लिए तुमको मुश्किल हो सकता है, बट जस्ट ऑब्जर्व एंड जस्ट वॉच. सी दिस, सपोज वी इन केस ऑफ द आइसोथर्मल कंडीशन, what happens in case of isothermal condition? The temperature remains constant. Okay, isothermal का मतलब ये होता है temperature remains constant. That means the change in temperature is going to be zero. Yes, and since the temperature remains constant, Boyle's law will be obeyed. Correct है, Boyle's law यहाँ पे obey होगा. What is Boyle's law? Who can tell me? Boyle's law क्या होता है? If suppose temperature remains constant, then Boyle's law is obeyed. You have seen or observed this Boyle's law in the chapter states of matter in chemistry. Can anybody tell what is Boyle's law? Very good, Atharv. Atharv is saying that P is inversely proportional to V. This is the Boyle's law. Remember, which is simply says that the pressure exerted by any gas always is inversely proportional to the volume occupied by the gas. Or in short, in other words, we can also say that the volume occupied by the gas is also inversely proportional to the pressure occupied by pressure exerted by the gas. And in both the cases, we can get the simple fact that the product of P and V always remains constant. Correct है, क्योंकि अगर V inversely proportional to P या P inversely proportional to V है, तो next step में क्या होगा? P will be equal to some constant K upon V ना. If we take this V in that side, then we get this PV is equal to constant. Okay, this equation is always obeyed in case of the isothermal condition, which tells us simply that the PV is equal to constant. And okay, what is isothermal expansion or what is isothermal compression? Imagine if suppose there is a gas and suppose that
suppose that there is a gas which is enclosed in a container. Okay, एक कंटेनर के अंदर एक गैस हमने भर के रखा है. Yes, and suppose that some pressure is applied on this gas in such a way that there is a constant temperature bath around it. इसको हमने एक वाटर के इसमें कंटेनर के अंदर रखा हुआ है ताकि उसका जो भी टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो वो एब्जॉर्ब किया जा सके. ठीक है, तो जैसे हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, सपोज ये प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया, इस प्रेशर की वजह से ये जो पिस्टन है वो यहाँ से सपोज दब गया और वो सपोज यहाँ से यहाँ तक चला गया. मान लो कि इधर तक वो प्रेस हो गया, देखो ठीक से. तो यहाँ से हमने उसको यहाँ पे प्रेस कर दिया प्रेशर अप्लाई करके. ठीक है, और वो प्रेशर जो है हमने स्लोली स्लोली अप्लाई किया, जिसकी वजह से उसका जो भी टेम्परेचर चेंज होगा तो वो दैट टेम्परेचर इसकी टेम्परेचर के चेंज की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट यहाँ पे निकाल के लिया जाएगा. सो हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस गैस सो दैट इट्स टेम्परेचर विल बी केप्ट कांस्टेंट. ओके, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हमको उसमें से हीट निकालना पड़ेगा जरूर. तो जैसे हम इस गैस को कंप्रेस करते हैं तो हीट निकाला जाएगा. और अगर गैस एक्सपांड होता है, इफ द गैस इज एक्सपांडेड then it will just get cooled, वो cool होने लगेगा. But again we will just supply the heat to the gas so that its temperature will be again kept constant. So अगर गैस cool होता है तो heat देना पड़ेगा. अगर गैस heat हो रहा है, उसका temperature अगर बढ़ रहा है तो उसमें से heat निकालना पड़ेगा. But in anyhow we have to keep this temperature of the gas to be constant. Then in that case we say that this gas is compressed or expanded under this isothermal condition. And since it is as in isothermal condition, the product of pressure and volume will remain constant in this case. Just wait. Hello. Yes, okay, so basically this PV remains constant at constant temperature. And now we'll see if this is PV equal to constant. So if just suppose we differentiate this, okay, एक बार differentiate कर दो with respect to volume V. तो इससे क्या होगा देखो से d by dv of PV will actually be equal to 0 because derivative of constant is always 0. So here we can see प्रोडक्ट रूल यूज करके डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल होता है तो वो अगर यहाँ पे यूज करेंगे, क्या होता है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल हमको पता है ऑलरेडी. d by dx of u into v is actually going to be u into dv by dx plus v into du by dx. करेक्ट है. तो ये प्रोडक्ट रूल जो है वो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको इसमें से क्या मिलेगा देखो ठीक से. तो यहाँ पे हमको मिलेगा p into d by dv of v plus v into d by dv of p, which is going to be actually 0. And then we can just get this dv by dv1 and hence we can get left with this p plus v into dp by dv. Correct है? And that is equal to 0. So if we just simplify this still further, if we take this p in the other side, p को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो साइड में तो उसमें हमको क्या मिलेगा देखो ठीक से. we can say that this v into dp by dv will become equal to minus of p, or just we can just put this minus sign also in this side only and get this v into dp by dv to be equal to p. And what is this v into dp by dv here is nothing but isothermal bulk modulus. If you remember, याद होगा आपको bulk modulus का definition क्या है. Bulk modulus is defined as the volume stress upon volume strain. करेक्ट है ना. तो ये जो होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसमें वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब डीपी कहलाता है, दैट इज द चेंज इन प्रेशर. और वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब क्या होता है तो वो हमको पता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. सो dv upon v, if we just suppose this reciprocal this, we can get this simplified as v into dp by dv.
And as I have told already in the chapter mechanical properties of solids, that this dp and dv are always negative in sign, opposite in sign. तो यहाँ पे dp अगर पॉजिटिव होगा तो dv नेगेटिव होता है, और अगर dv पॉजिटिव होता है तो dp नेगेटिव होता है. तो दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमेशा ही होता है. And in order to cancel that negative sign which is appearing here in this dp by dv, we have to keep an extra negative sign here in the formula, and hence the formula for bulk modulus is actually like minus v into dp by dv. Do you remember this? तो यही फॉर्मूला है, और यही तो हमको यहाँ पे मिल रहा है. देखो क्या है ये, v into dp by dv तो है नहीं. तो so this becomes the isothermal bulk modulus, which happens to be equal to the pressure, which can be proved on the basis of this derivative here. Yes, but this is the isothermal condition. But what is adiabatic condition? You know, see, adiabatically heat करने का मतलब या compress करने का मतलब क्या है? Adiabatic का मतलब है there will be no water bath. ठीक है, यहाँ पे आजू बाजू में कोई वाटर बाथ नहीं रहेगा. ठीक है, सराउंडिंग्स जो है इट विल बी इंसुलेटेड. तो इस पूरे सिस्टम को अगर हम ऐसा एक इंसुलेशन लगा देंगे, इंसुलेशन का मतलब है कि ये देखो, सपोज वी हैव इंसुलेटेड दिस होल सिस्टम. ओके, इसको हम पूरी तरह से इस तरह से सराउंडिंग जो इसका इंसुलेट कर देते हैं. इंसुलेशन का मतलब यह है कि अंदर का जो हीट है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता, और बाहर का जो हीट है वो किसी भी हालत में अंदर नहीं आ सकता. ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है एडियाबेटिक सिचुएशन. याद रखो ठीक से. whenever this adiabatic situation is there and suppose the gas is compressed, okay, ये गैस जो है वो compress किया जाता है. So suddenly when the gas is compressed, what will happen is there is a rise in temperature. Okay, temperature will rise. Okay, but if suppose the gas is expanded, ये piston अगर हम बाहर खींच लेंगे तो गैस expand हो जाएगा. But as soon as the gas gets expanded, there is a fall in temperature. ठीक है, there will be a fall in temperature. That means the gas will just get cooled. This in the same way we have experienced it in the daily life also. हमने daily life में भी ये experience किया है. तुमने कभी देखा है कि कोई भी जो साइकिल का जो टायर ट्यूब होता है कि नहीं, टायर ट्यूब, तो उसमें से जब हम उसको वॉल अगर खींच लेते हैं और उसमें से जब फोर्सफुली एयर बाहर आता है तो वो एयर हमको हमेशा ठंडा लगता है. देखा तुमने कभी? whenever air comes out from the wall of a tire tube, it always gets cooled just because its pressure is released suddenly. Even सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये है कि हमारा जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है कि नहीं, एलपीजी गैस सिलेंडर, तो उसके ऊपर अगर सपोज उसके अंदर जो वॉल होता है उसको अगर थोड़ा प्रेस करो अंदर तरफ, तो जब करके गैस बाहर आता है. और वो गैस भी जब बाहर आता है तो वो हमेशा कूल होता है, हमेशा वो उसका टेम्परेचर कम हुआ करता है. ठीक है, सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट इज दैट whenever a gas expands, it has to expend its own internal energy. Okay, expansion takes place due to its own internal energy, and since its internal energy is expended, its temperature gets fall down. तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और ये होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ adiabatic process in which no heat is allowed to enter or leave the system. Remember, no heat is allowed to enter or leave the system. That is called as adiabatic process. Okay, but temperature may change, may increase or may decrease. ठीक है ना, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है. टेम्परेचर may increase or may decrease in case of adiabatic process, but heat should not enter or leave. अंदर का हीट अंदर ही रहेगा, it will never go outside. No, and बाहर का जो हीट है वो कभी भी अंदर नहीं आ पाएगा. So that is called as a adiabatic process. But isothermal process is a different one. Isothermal process में क्या होता है? Heat can enter or leave, no doubt, but temperature will be kept constant. किसी भी हालत में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, उसको बोलते हैं isothermal condition. But temperature may increase or may decrease, but heat cannot enter or leave the system. Then it is called as a adiabatic process.
तो अभी एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर होता है क्या है ना कि द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन लाइक P इंटू वी रेज टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे यहाँ पे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है कि नहीं, वैसे यहाँ पे PV रेज टू गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम तो हमको मिलेगा d by dv ऑफ P इंटू वी रेज टू गैमा विच रिमेन्स जीरो, बिकॉज कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनता है, जीरो। So if we just have this product rule applied here, then we can get this P into d by dv of v raised to gamma plus v raised to gamma into d by dv of P only should be equal to 0. And now if we just have this P into, अभी x raised to n का डेरिवेटिव पता है तुमको क्या होता है, derivative of x raised to n is simply n times x raised to n minus 1, करेक्ट है। so if we use it here, तो यहाँ पे x मतलब v है और n मतलब गैमा है, करके यहाँ पे गैमा इंटू वी रेस टू गैमा माइनस 1 ऐसा बनेगा, करेक्ट है, प्लस वी रेस टू गैमा इंटू डीपी बाई डीवी kept as it is equal to 0. And now if we take this v raised to gamma minus 1 common from both of these brackets here, then we can get gamma times P left in this first bracket here, because this v raised to gamma minus 1 gets outside, right? Plus here v raised to gamma can be written as, ये v raised to gamma को हम क्या लिख सकते हैं, v raised to gamma minus 1 into v, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसमें से v raised to gamma minus 1 अगर बाहर लिया जाए तो अंदर में क्या बचेगा, v बचेगा सिर्फ, तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे मिलेगा simply v into dp by dv, करेक्ट है। and then we can just be able to take this v raised to gamma minus 1 to be in the denominator in the other side, so that 0 upon anything becomes 0 only, and hence we can get in the next step, that is gamma times P plus v into dp by dv becomes equal to 0, and hence we can say that this v times dp by dv becomes actually minus of gamma times P. But as we already know that this minus sign can be either put here or it may be put in the other side here, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं उस gamma माइनस साइन को। तो ये जो पूरा फैक्टर है तो वो फिर से वही बन गया, ये देखो यहाँ पे। But since this is a adiabatic process, we can call it as a adiabatic bulk modulus of the gas. So what can be we say from this as a conclusion? तो यहाँ से conclusion क्या हो गया हमारा, ये कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर या एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर बल्क मॉडुलस गैस का कितना बन रहा है, गैमा टाइम्स प्रेशर इतना बन रहा है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स व्हिच हैव टू बी रिमेंबर्ड। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज प्रेशर and adiabatic bulk modulus is gamma times pressure, where gamma is a constant which is called as the adiabatic constant and whose value is going to be 1.4 for air. ओके एयर के लिए वो 1.4 हुआ करता है। एक्चुअली इन जनरल फॉर ऑल द डायटोमिक गैसेस इट इज 1.4 डायटोमिक, ओके, जिसके अंदर दो एटम होते हैं। तो अभी जैसे हम देखते हैं एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड नाइट्रोजन इज डायटोमिक N2 and oxygen is also diatomic O2. So that's why in case of the air majority of N2 and O2 होने की वजह से यहाँ पे उसका गामा जो वैल्यू है वो 1.4 मिलता है, तो याद रखो ठीक से। So by considering all these things, we can just be clear and say here that in case of the gas there are two bulk moduli, one is pressure, one is isothermal and other is adiabatic. But if we see here, if you want to construct the formula for velocity of sound in air, then already we know that the sound is a longitudinal wave, करेक्ट है, लॉन्जिट्यूडनल वेव तो है, तो वहां पे उसका बल्क मॉडुलस यूज किया जाना चाहिए, नो डाउट। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हमको पता है ऑलरेडी कि ये जो गैस है, गैस के लिए हमारे पास दो होते हैं, दो बल्क मॉडुली होते हैं। एक तो प्रेशर मतलब जिसको आइसोथर्मल कंडीशन में यूज किया जाता है, और दूसरा गैमा टाइम्स प्रेशर जिसको एडियाबेटिक कंडीशन में यूज किया जाता है। तो न्यूटन ने गलती से ये सोचा था कि ये जो साउंड जब पैदा होता है इसके अंदर एयर के अंदर, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और उसकी वजह से उसने यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस है वो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस यूज किया था, जिसकी वजह से उसका जो फॉर्मूला बना था वो v = √p/ρ बन गया था, जो कि इनकरेक्ट है।
क्योंकि उससे हमको वैल्यू मिलता है 281 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बाय न्यूटन. ओके, but later on when Laplace just observed this, he recorded a flaw in this. तो इसके अंदर उसको एक छोटा गलती नजर आया. उसने ये सजेस्ट किया कि जो जो वाइब्रेशंस जो होते हैं तो ये इतने फास्ट होते हैं कि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है. जहां पे कंप्रेशन आ गया वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा जरूर, जहां पे रेरफेक्शन आ गया वहां पे टेम्परेचर कम होगा जरूर. और वो टेम्परेचर चेंजेस जो होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. Still it is a adiabatic process, but still the average temperature remains constant, and because of that we can say that this iso bulk modulus जो है तो वो बल्क मॉडुलस यहाँ पे एडियाबेटिक वाला बल्क मॉडुलस हमको रिप्लेस करना होता है, ना कि आइसोथर्मल वाला, जिसकी वजह से यहाँ पे गैमा पी हमको डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमको फॉर्मूला मिलता है गैमा पी अपॉन रो. दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर गिवन बाय लैप्लास. ठीक है ना. बट फिर भी करेक्शन जो सिर्फ करेक्शन का जो क्रेडिट है वो लैप्लास को जाता है, फॉर्मूला का क्रेडिट जो है वो न्यूटन को ही जाता है. इसलिए इसको बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. ये जो फॉर्मूला है वो न्यूटन का ही है, बट लैप्लास हैज जस्ट करेक्टेड इट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ लैप्लास करेक्शन टू द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. ओके, तो साउंड का जो वेलोसिटी है वो एयर के ऊपर, एयर के अंदर ये इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, density on and adiabatic constant of that gas. Remember, not only air but even in any gas we can find out the velocity of sound using this formula here. And now using this formula only we can just get the effect of different factors on the velocity of sound in air. सबसे पहला जो फैक्टर है तो वो ये है कि velocity of sound in air is independent of the pressure. Even if the pressure appears in this formula, but still there is no effect of increasing or decreasing the pressure on the velocity of sound in air, just because increasing the pressure also increases density. Okay, pressure is proportional to density, and that's why the ratio of this pressure and density remains constant. We can also understand this from another point of view, because we know that density is always equal to mass upon volume. So if we just put this value of density here in this formula, then we can get this velocity of sound in air to be simply equal to rho into p upon density, which is going to be mass upon volume, where volume will just go in the numerator, so that we can get this velocity of sound in air to be simply equal to root of gamma, sorry, यहाँ पे gamma होना चाहिए ना, so gamma into p into v upon m, where this v stands for volume. Okay, and as we know already that the product of p and v always remains constant at constant temperature, and that's why we can say that this velocity of sound in air remains constant with respect to pressure at constant temperature. Okay, so far as the temperature is constant, the velocity of sound in air will not change. Even if the pressure is increased or decreased, the velocity of sound in air will not change at all. It will remain constant. This is the first factor to be discussed. The second factor is the temperature. See here, as already we have seen up to this, यहाँ तक हम तो पहुंच चुके हैं already. The velocity of sound in air is given by the formula root of gamma times PV upon m, where PV can be written to be equal to RT. Correct है? PV is equal to RT for 1 mole. So if we just replace here, and for 1 mole the mass of the gas remains the molar mass of the gas, and that's why we can get this as root of gamma times RT upon m naught, where m naught stands for molar mass of the gas. And this is the relationship between the velocity of sound in air and temperature, absolute temperature here. This shows that the velocity of sound in air is directly proportional to the square root of absolute temperature of the gas, and also the velocity of sound in air is inversely proportional to the molar mass of the gas. Remember, molar mass of the gas. ये दो चीजें हमको इसमें से पता चलती है. एक तो velocity of sound in air is proportional to the root of temperature, और दूसरा velocity of sound in air is inversely proportional to the square root of molar mass of the gas. Remember, and using this formula, temperature का जो इसके ऊपर dependence है,
उसको अगर सेल्सियस में एक्सप्रेस करना है तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर increases or decreases by 0.61 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। रिमेंबर, ये स्मॉल टी जो है वो एक्चुअली सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर। तो अगर सेल्सियस टेम्परेचर हमको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी कितना होगा साउंड का, तो हमको पता है ऑलरेडी साउंड का वेलोसिटी जो 330 मीटर पर सेकेंड होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर। तो यहाँ पे V0 के बदले क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा, नो डाउट। प्लस अगर हमको 10 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी निकालना है साउंड का, तो यहाँ पे टी के बदले 10 डाल दो और हमको क्या मिलेगा 0.61 into 10 which can be solved further so as to get 336 meter per second approximately. If you want to find out the velocity of sound in air at 20 degrees Celsius, just put t equal to 20 here and get this 330 plus 0.61 multiplied by 20, which comes out to be almost 342, okay, meter per second. And similarly 30 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, we can find out the velocity of sound in air at any temperature using this formula. Remember, ये फॉर्मूला जो है वो यूज करके हम किसी भी टेम्परेचर पे साउंड का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंड ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड द Celsius temperature will just be like a straight line. Remember, एक straight line होगा, याद रखो ठीक से। और तीसरा फैक्टर हम डिस्कस करते हैं तो वो है ह्यूमिडिटी। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी ऑफ air also. So you can say that already velocity of sound in air is given by the formula root of gamma p upon rho. इससे पता चलता है कि velocity is inversely proportional to square root of density. तो अगर हमारे पास दो सैंपल्स है, एक समझो ड्राई एयर का सैंपल है और दूसरा मान लो कि ह्यूमिड एयर या मॉइस्ट एयर का सैंपल है, ठीक है। अभी दोनों के अंदर जो उसका डेंसिटी जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं रो डी इज गोइंग टू बी द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर एंड सपोज रो एम इज द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज सपोज वीडी and velocity of sound in moist air is denoted by Vm. Now we can say clearly that Vd upon Vm will obviously be equal to the square root of rho m upon rho d. ये तो इजी बात है, समझ सकते हो आराम से, क्योंकि इसका जो रेशियो है तो वो उसके उल्टा रेसिप्रोकल रूट रेशियो के बराबर होगा डेंसिटी के। तो मतलब वेलोसिटी का जो रेशियो है यहाँ पे Vd upon Vm ये हमने लिया है, तो यहाँ पे Vd अपॉन Vm लिया, मतलब D ऊपर लिया M नीचे लिया है, लेकिन V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं डेंसिटी के साथ। इसके कारण यहाँ पे ये जो M है वो डेंसिटी में ऊपर आएगा और D जो है वो यहाँ पे नीचे आएगा, तो उल्टा हो जाएगा मतलब, ठीक है। अभी इसमें एक चेक करो एक बात कि डेंसिटी किसका ज्यादा होता है, ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है या मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है, क्या समझते हो? ड्राई एयर मतलब क्या, जिसके अंदर कोई मॉइस्चर ही नहीं है, वाटर वेपर बिल्कुल नहीं है, तो कौन क्या क्या होता है ड्राई एयर के अंदर? एयर का कंटेंट तो हमको पता है ना ऑलरेडी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये एयर का कंटेंट है ड्राई एयर का। लेकिन अगर बात करते हैं मॉइस्ट एयर की तो क्या होगा उसका कंटेंट? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ वाटर भी तो होगा, H2O, राइट। अभी इसको अगर गौर करो ठीक से, तो ड्राई एयर का जो डेंसिटी है और मॉइस्ट एयर का जो डेंसिटी है उनमें से किसका डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए? तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये लॉजिक लगाते हैं कि ये लॉजिक लगाते हैं कि मॉइस्ट एयर जो है, मॉइस्ट एयर के अंदर वाटर वेपर भी है कि नहीं, और ड्राई एयर के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मतलब एयर ही एयर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब गैसेस है, उसके अंदर वाटर ही नहीं है। क्या ये लॉजिक सही है? और इसकी वजह से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए ड्राई एयर से? नहीं, Yes, sir. no, it is wrong. See what happens here is, एक्चुअली होता क्या है देखो ठीक से कि मॉइस्ट एयर, अभी सपोज मॉइस्ट एयर मतलब ऐसा नहीं है ना कि एयर जो है तो एयर के अंदर वाटर वेपर मिक्स हो रहा है ना,
तो एक्चुअली वो वाटर वेपर जो है ना वो एयर को रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस, इट्स नॉट गेटिंग एडेड अप बट इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड, एयर एयर को रिप्लेस कर रहा है वो। तो उसकी वजह से होता क्या है ना कि अभी देखो, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब हेवी गैसेस है, देख रहे हो कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट बताओ कितना है, या मोलर वेट बताओ कितना है। एटॉमिक वेट होता है 14, मोलर वेट होता है 28, सोचो 28। अभी ऑक्सीजन का मुझे मोलर वेट बताओ, एटॉमिक वेट होता है 16, तो मोलर वेट हो गया 32, करेक्ट है कि नहीं, 32। और कार्बन डाइऑक्साइड का तो उससे भी ज्यादा 44 वी कैन से, करेक्ट है। बट इफ वी टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर का मोलर वेट कौन बताएगा, बताओ वाटर का मोलर वेट कितना होता है, इट्स ओनली 18 ग्राम ओनली। अभी सोचो अगर 18 अगर है मोलर वेट वाटर का, तो ये तो सबसे कम हो गया, ये देखो 32 उससे ज्यादा है, 28 भी ज्यादा है, ये 44 तो सबसे ज्यादा है। तो सबसे हल्का कौन है, वाटर ही तो है। अभी जब वाटर हल्का है, और अगर वाटर हल्का चीज अगर मिक्स हो जाएगा, तो जरूर वो जो पूरा इफेक्टिव डेंसिटी जो है वो तो कम हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये बात होती है कि व्हेन वाटर वेपर इज मिक्स्ड इन द एयर, इट रिड्यूसेस इट्स इफेक्टिव डेंसिटी एक्चुअली, नॉट इंक्रीजेस। तो वाटर का एडिशन होने की वजह से, मतलब वाटर का वेपर कंटेंट मिक्स होने की वजह से एयर का डेंसिटी एक्चुअली कम होता है, बढ़ता नहीं है, कम होता है। तो क्यों, क्योंकि वाटर इज द लाइटेस्ट हियर आउट ऑफ ऑल दिस कंटेंट इन द एयर। एयर के अंदर जो कंटेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे तगड़े तगड़े गैसेस है, लेकिन वाटर जो है वो सबसे हल्का है। और जितना वाटर अंदर जाएगा उतना उस एयर को रिप्लेस करेगा, उतना एयर को वो बाहर निकालेगा। क्योंकि देखो ठीक से कि प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है ना, प्रेशर तो कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये सब हो रहा है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से क्या होता है कि वाटर वेपर जो है वो सिर्फ रिप्लेस होता है, ठीक है, मींस एयर को वो रिप्लेस करता है। जितना वाटर वेपर अंदर जाएगा उतना एयर को वो बाहर हकालेगा। इसकी वजह से अगर हम बॉम्बे का जो एयर देखते हैं, मतलब बॉम्बे के आसपास का जो एयर होता है उसको हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। तो वहां का अगर 1 मीटर क्यूब का सैंपल अगर देखते हैं, और अगर उसी पॉइंट पे अगर जैसे जलगांव या गढ़चिरौली या उस तरफ का जो एयर देखते हो, उसका भी अगर 1 मीटर क्यूब का सैंपल अगर देखते हैं ठीक से, तो पता चलेगा कि 1 मीटर के सैंपल में जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर के 1 मीटर क्यूब के सैंपल के अंदर हमको ज्यादा वाटर मिलेगा, लेकिन एयर उतना कम मिलेगा ना फिर, वो सीधी बात है, सीधी बात है। और अगर सपोज ये ड्राई एयर का सैंपल अगर देखते हैं, तो उसके अंदर पूरा एयर ही एयर भरा हुआ है, तो पूरा एयर ही उसके अंदर मिलेगा, वाटर कंटेंट कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन एयर का जो कंटेंट है इसमें ज्यादा होगा इससे, मॉइस्ट एयर से। तो इसलिए ऐसा होता है कि मॉइस्चर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी एक्चुअली घटता है, ना कि बढ़ता है। तो वी कैन से क्लियरली दैट दिस रो एम इज एक्चुअली लेस देन रो डी। उल्टा ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर हेवी गैसेस कंटेंट है। Moisture actually decreases the density, and since rho m is less than rho d, what can we say is the ratio of rho m upon rho d is going to be less than 1. And since this ratio is less than 1, this ratio must also be less than 1. Lekin this ratio is same as this one here, so it forces us to accept that rho vd upon vm must be less than 1, which proves that vd is less than vm, which means that the density of velocity of sound in dry air is less than the velocity of sound in moist air, which means that the density of velocity of sound in air increases with moisture or with humidity. जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ता है वैसे वैसे साउंड का वेलोसिटी बढ़ता है, ये बात अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है। So these are the 3 points to discuss in this lecture, that is about the effect of velocity of sound in air with respect to pressure, which has no effect, with respect to temperature, which has these two effects. One is the velocity is proportional to square root of temperature, and the second is this velocity of the sound in air depends on the Celsius temperature, like this.
एंड तीसरा है एक इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ऑफ एयर which increases the velocity of sound in air. Okay, moisture increases the velocity of sound in air because moisture actually decreases the density of air. तो moisture क्या करता है, एयर का डेंसिटी डिक्रीज करता है और उसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होता है, क्योंकि वेलोसिटी वी कैन ऑलरेडी सी दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, एंड दैट्स व्हाई we can just get this clearly that these are the 3 points to be discussed in this lecture. So just we'll stop here.